Hello students, this video lecture is related with the phylogenetic significance of balanoglossus. This is for the BSc second year students. बैलेनोग्लॉसस की एफिनिटीज़ जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बैलेनोग्लॉसस के बारे में एक्चुअली फुल डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा समझा, इसके सभी ऑर्गन सिस्टम, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी सिस्टम पोजीशन, इन सब के बारे में स्टडी करने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसकी एफिनिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे जिसमें हम हेमिकोडिटा और बैलेनोग्लॉसस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम इसकी एफिनिटीज़ को डिफरेंट फाइलम के साथ रिलेट करेंगे। The position of Hemichordata is the scheme of classification of animals has been controversial. ठीक है, ये हमने समझा था जब उसके हमने फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस को देखा था कि हम इसे कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेट के साथ कैसे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। But on the basis of general organization, some recent work such as Horst, Dorff and Hyman have thought it proper to remove this group from the phylum Chordata to give it the status of independent invertebrate phylum. The name Hemichordata is however retained for the group because it suggests that its members are related to Chordata, that is they have half a part God, a fact that is undisputed. एक्चुअली जो इसके पीछे की स्टोरी है वो इसमें प्रेजेंस ऑफ डाइवर्टिकुलम, जो बकल डाइवर्टिकुलम आपने स्ट्रक्चर देखा था जब हम लोगों ने इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टडी किया था, वहाँ पे हमने बकल डाइवर्टिकुलम जैसे स्ट्रक्चर को समझा था। बकल डाइवर्टिकुलम आपका कॉलर रीजन से ओरिजिनेट होता है, एक स्टिफ स्ट्रक्चर है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग से बनता है और ये आपका प्रोबोसिस में एंटर करता है। इसे पहले नोटोकॉर्ड के होमोलोगस माना था, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं जिनका बेसिक डेवलपमेंटल प्लान जो है वो सेम होता है, यानी उनका जो डेवलपमेंट है या जो उनका बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये किसी भी बोन या कार्टिलेज से बनी हुई नहीं होती, एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर है, हार्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग से बना हुआ है। दूसरा, इसमें जो इसका ओरिजिन है कॉलर रीजन से है, प्रोपोसिस में एंटर कर रहा है, तो स्ट्रक्चर वाइज ओरिजिन वाइज इसको हम नोटोकॉर्ड के होमोलोगस नहीं मान सकते। इसलिए डिबेट जो यहाँ पे रही वो ये कि पहले इसे कॉर्डेट माना जाता था लेकिन अब इसे एक इंडिपेंडेंट इन्वर्टिब्रेट फाइला माना गया है। हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी एफिनिटी कॉर्डेट के साथ डिस्कस करेंगे। Betzin include Hemichordata the phylum Chordata. Since then, a close relationship has been acknowledged between the Hemichordate and Chordate. Resemblance, क्या इसमें resemblance होती है? The phylogenetic relationship of Hemichordata and Chordata is based on the supposed presence of the three fundamental chordate characters, that is the presence of a notochord, a central nervous system and pharyngeal gill slits. ये तीन स्ट्रक्चर, ये तीन बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो कि किसी भी कॉर्डेट को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। The structure and function of pharynx and branchial skeleton are similar close to cephalochordata and urochordata. Origin of coelom is similar to both hemichordata and cephalochordata. It's enterocoelous. The buccal cavity and stomachoid of the hemichordata has been regarded as equivalent to the notochord since the time of Betzin. ठीक है, तो इसमें जो बाकी की इसकी स्ट्रक्चर है, ब्रेंकियल स्केलेटन है या फिर इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आपके जो बाकी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, उसके सिमिलर माना जाता है। जैसे कि सीलोम जो है, हेमिकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, उनमें कैसी होती है, एंट्रोसिलस टाइप की होती है। बाकी जो आपके हायर कॉर्डेट्स हैं उनमें कैसा होता है, शाइजोसिलस टाइप का होता है। तो ऑन द मतलब जो इनके सिमिलैरिटी ग्राउंड है सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, उसके बेस पे हम हेमिकॉर्डेट्स को जो है वो सेफेलोकॉर्डेटा में रख सकते हैं। Modern work of the hemichordata do not accept the idea and have raised many objections. The buccal diverticulum is a hollow evagination of the anterior wall of the buccal cavity and is not definite whether the endodermal or ectodermal cells origin, whereas the notochord is a long solid rod from the roof of the archenteron. तो buccal cavity जो है वो एक evagination है buccal cavity का, इसको हम ectodermal या endodermal origin में नहीं कंसिडर कर सकते। नोटोकॉर्ड जो है वो आपका स्पेसिफिकली एक्टोडर्मल होता है, आर्केंट्रॉन से डेवलप होता है, तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये आपका नोटोकॉर्ड के होमोलोगस नहीं माना जा सकता। Buccal diverticulum is generally made up of ordinary epithelial cells, while the notochord जो है vertebrate के उसमें कैसे होती है, large vacuolated cells होती है। Buccal diverticulum has no closing enclosing sheath as around the notochord. तो नोटोकॉर्ड के अराउंड एक क्या होता है, नोटोकॉर्डल शीथ प्रेजेंट होती है, वैक्यूलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती है, तो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर आपके बकल डाइवर्टिकुलम में आपको देखने को नहीं मिलती है।
बगर डायवर्टिकुलम लाइज वेंट्रल टू द ब्लड वेसल्स, वेयर इज नोटोकॉर्ड जो होती है वो हमेशा डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है आपके ब्लड वेसल के। Buccal diverticulum is small and confined to the proboscis, while notochord extend far backward. It can be safely concluded that there is no representative of the notochord in hemichordata. There are certain resemblance between the nervous system of hemichordata and chordata, such as position, formation of the dorsal nerve cord from the dorsal epidermis, and the collar cord, which often has a neuropore and is comparable to the brain of vertebrate. तो यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हम काउंट कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस को अगर हम देखते हैं तो डिफरेंस में आप कह सकते हैं कि बकल डायवर्टिकुलम और नोटोकॉर्ड का जो बेसिक जो एक डिफरेंस है उसके चारों तरफ उसमें डॉर्सल जो आपका बकल डायवर्टिकुलम है वो वैक्यूलेटेड सेल से नहीं बना है, जबकि नोटोकॉर्ड बना होता है। नोटोकॉर्ड के चारों तरफ एक शीट होती है जो कि बकल डायवर्टिकुलम में मिसिंग होती है। इसके अलावा जो इसकी पोजीशन है एज विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड वेसल्स नोटोकॉर्ड हमेशा डॉर्सल होता है, जबकि ये आपका बकल डायवर्टिकुलम जो है वो ब्लड वेसल्स की वेंट्रल पोजीशन पे। लेकिन नर्वस सिस्टम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है वो मैच करता है। बट देयर आर मेजर डिफरेंस सच एज इट्स सुपरफिशियल पोजीशन इन कॉन्टैक्ट विद द एपिडर्मिस, पोजीशन ऑफ ए मेन वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग। ये हम नर्वस सिस्टम की बात करें। कुछ नर्वस सिस्टम में हमने रिजेम्बलेंस की बात की थी। नर्वस सिस्टम में क्या रिजेम्बलेंस है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में? इसकी पोजीशन, इसका फॉर्मेशन जो है वो डॉर्सल नर्व कॉर्ड से होता है, डॉर्सल एपिडर्मिस से होता है, कॉलर कॉर्ड भी इसमें प्रेजेंट है, एंड ऑफन हैज अ न्यूरोपोर एंड इज कंपेरेबल विद द ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट। लेकिन जो डिफरेंस है नर्वस सिस्टम में, ये सुपरफिशियल पोजीशन पे होता है कॉन्टैक्ट विद द एपिडर्मिस। तो हम जो हेमिकॉर्डेट्स में लाइक सिलेंट्रेट्स, लाइक इकाइनोडर्मेट्स, इसमें कैसा होता है प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, इंट्रा एपिडर्मल टाइप का होता है। पोजीशन ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग एंड द कॉलर कॉर्ड इज नॉट सॉलिड नॉट होलो एज फाउंड इन द ट्रू कॉर्डेट। ट्रू कॉर्डेट में कैसा होता है होलो होता है। इन दीज फीचर्स द नर्वस सिस्टम इज डिस्टिंक्टली इनवर्टिब्रेट। Thus, the invertebrate feature of the nervous system of hemichordata outweigh its chordate characters. The chief link between the hemichordata and chordata lies the pharynx or gill slits. The details of the branchial apparatus having tongue bar, M-shaped skeleton root, synapticula are exactly like those of the Amphioxus. But the endostyle epibranchial groove are absent from the pharynx of hemichordata. Such similarity can be only due to common ancestry. Phylogenetic relationship of hemichordata and chordata cannot be denied. हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री है हम लोगों सभी एनिमल्स की। तो हो सकता है कि ये जो रिजेम्बलेंस है वो कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से हो। आप इसको पूरी तरह से कॉर्डेट में नहीं रख सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज सिमिलैरिटीज। डिफरेंस अगर हम देखते हैं इनके जो गिल स्लिट्स हैं उसमें, but the inclusion of hemichordata and phylum chordata cannot be justified on the basis of few similarities which are more than outweighed by the important differences. मेन डिफरेंसेस अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या रहते हैं, chordates do not have a body and coelomic region corresponding to those hemichordate. Circulatory and nervous system of hemichordata are like those of invertebrates. ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, जो कि मेनली आपके इन्वर्टिब्रेट का फीचर है। देयर इज नो पोस्ट एनल टेल इन हेमिकॉर्डेट्स में किसी भी तरह का पोस्ट एनल टेल नहीं होती, जो कि एक कॉर्डेट का कैरेक्टर है। Chordates are metamerically segmented animals. This segment is clearly shown by the muscular nerves. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेयर इज दिस टोटल एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन इन हेमिकॉर्डेटा। अब देखेंगे कि कॉर्डेट्स में सेगमेंटेशन जो है वो कुछ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मस्कुलर में होता है, नर्वस सिस्टम में होता है, सर्कुलेटरी होता है, स्पेसिफिक सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन हेमिकॉर्डेट्स में हमें किसी तरह का कोई इस तरह की स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आते। अब हम इसे कंपेयर करेंगे एनालिडा से। तो एनालिडा में जो रिजेम्बलेंस है एनालिडा की, मेन रिजेम्बलेंस ऑफ हेमिकॉर्डेटा with Annelida are as follows. The general body form of the burrowing habit and the burrowing habit of the tuberculous form such as balanoglossus are alike, and mud is ingested in the burrow. It is passed out from the anus as a casting. तो ये जो एक इसका जो हैबिट एंड हैबिटाट में आ जाता है कि आपका burrowing habit है, तो burrowing habit के अकॉर्डिंग जो भी adaptations हैं वो सिमिलर हैं दोनों में। Collar of the balanoglossus resemble with the clitellum of earthworm. Proboscis of balanoglossus and prostomium of earthworm are similar
एंड बोथ आर प्री ओरल, ठीक है। तो प्री ओरल सीलियरी ग्लैंड से हम कहते हैं कि प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है। इसी तरह से वहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टोमियम होता है, प्रोस्टोमियम देन पेरिस्टोमियम एंड देन बाकी के रीजन्स आते हैं। The vascular system of most hemichordates is like that of Annelida, with blood flowing anteriorly in the dorsal vessels and posteriorly in the ventral vessels. तो हमने देखा था कि आपका कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल थी वो कौन सी थी, डॉर्सल थी, यानी उसमें कहाँ से ब्लड था, फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द इंटीरियर। तो ब्लड फ्लोइंग एंटीरियरली डॉर्सल एंड वेंटीरियरली वेंट्रली जो है इसमें कह सकते हैं पोस्टीरियर साइड में आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, जबकि जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें अपोजिट ओरिएंटेशन होता है। Hemichordates Torniria larva appear like a modified trochophore larva of the polychaete worms। तो एक लार्वा रिजेम्बलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, कि लार्वा से अगर रिजेंबल कर रहे हैं तो हम इसकी रिजेम्बलेंस को मान सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, pharyngeal gill slits, buccal diverticulum, dorsal tubular nerve cord found in the balanoglossus, paired ventral nerve cord present in Annelida and is absent in balanoglossus. Nephridia found in annelids are absent in balanoglossus। तो कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हैं जो balanoglossus में है, annelida में नहीं होते हैं। लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेटा एंड एनालिडा आर सो डिफर इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या लार्वा के हमने रिजेम्बलेंस में अगर लिया है तो डिफरेंस भी है उनमें, एग्जैक्ट दे आर नॉट लाइक। तो क्या क्या इसमें डिफरेंस है वो हम देखते हैं। Nephridia present in trochophore larva are absent in Tornaria larva. Preoral coelom and found in Tornaria larva is absent in trochophore larva. In trochophore larva, blastopore become mouth, while in Tornaria larva it becomes anus। क्योंकि annelids आपके कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोमिया है, जबकि आपके हेमिकॉर्डेट्स कैसे होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया है, सॉरी। तो ये आपके एक मेजर डिफरेंस है जो कि एनालिडा से रिलेटेड है। एफिनिटी अगर हम एकाइनोडर्मेट्स के साथ देखते हैं इसकी, adult echinodermata and adult echinoderms are so different that one cannot suspect any relationship between them. The only anatomical similarities between them is the nervous system, which is both case consist of larva net lying near the surface embedded in the epidermis. But there is a strong affinities between the two phyla on embryological evidences. The method of formation of the gastrula and the coelom is very similar in the two phyla for years. Tornaria was considered to be larva of echinoderms. The Tornaria may show very striking resemblance with the auricularia larva and especially with the bipinnaria of एस्ट्रोइड लार्वा। तो जो इकाइनोडर्मेट्स की जो हम सिमिलरिटीज़ की बात कर सकते हैं उसमें लार्वल एफिनिटीज़ हैं, इसके अलावा नर्वस सिस्टम की एफिनिटीज़ हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। बट देयर आर रिजेम्बलेंस एक्सटेंडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। लार्वल जो हम देख रहे हैं सिमिलरिटीज़ उसको हम देखने वाले हैं यहाँ पे। Ciliated band is identical and following some courses in the Tornaria and the auricularia or bipinnaria. Through the telotroch, eye spots Tornaria are absent in echinodermates। ठीक है, तो इसमें इस तरह के बैंड्स प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल हैज द सेम शेप एंड सेम डिवीजन ऑफ इनटू फोरगट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन इन हेमिकॉर्डेटा एंड echinodermate larva। In both group blastopore becomes larval anus। The cleavage and gastrulation follow the same path। ठीक है, कैसा होता है, कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, रेडियल टाइप का क्लीवेज होता है, गैस्ट्रुलेशन इन्वेजिनेशन टाइप का होता है। ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट कन्विंसिंग रिजेम्बलेंस लाइज इन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सीलोमिक कैविटीज। In both the coelom antrocellus origin and is divided into three anterior posterior parts, which in hemichordates are called protocoelom, metacoelom, mesocoelom and metacoelom. While in echinodermates, these three parts of the coelom are exocoel, hydrocoel and somatocoel। ठीक है, तो ये हमने प्रोबोसिस जो प्रोटोसील, मीसोसील एंड मेटासील जो हमने बैलानोग्लोसस में देखा, यही रिजेम्बलेंस हमें कहाँ नजर आती है, आपके हेमिकॉर्डेट्स में, बैलानोग्लोसस में नजर आती है। Moreover, the proboscis, coelom and collar coelom of the hemichordata open to exterior by the pore through short hydropore canal, as does the hydrocele in the echinodermates। तो echinodermates में भी hydrocele जो होती है वो exterior medium से hydropore के थ्रू connected रहती है, और इसी तरह की structure आपको बैलानोग्लोसस में भी देखने को मिलती है। Heart vesicle of the hemichordate is related to the proboscis coelom, is homologous and with the madreporic vessels of the echinodermates larva, and both these structures are closely connected to the glomerulus of hemichordata and the axial gland of echinodermates, which have a combined vascular and excretory function। तो glomerulus जैसे structure को आप कहाँ देखते हैं, circulatory system में भी आप study करते हैं and आप इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी स्टडी करते हैं, और इसी तरह से आप एक्सियल ग्लैंड जो होती है एकाइनोडर्मेट्स की, ये आप एक्सक्रीटरी फंक्शन भी देखते हैं और इसका वेस्कुलर सिस्टम भी देखते हैं। तो एक्सियल ग्लैंड जो होती है इसको हम ब्राउन ग्लैंड भी कहते हैं, जेनाइटल स्टोलन भी कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से ग्लोमेरुलस भी आपके
डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। प्रोटीन एंड फॉस्फेजन प्रेजेंट इन एडल्ट हेमिकॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स आर वेरी सिमिलर। तो इस तरह से प्रोटीन वाला जो फंक्शन है ये भी आपका बहुत सिमिलर है। इसके अलावा जो डिफरेंस है आप लार्वास में देख सकते हैं इकाइनोडर्मेट एंड इसमें, द आई स्पोर प्रेजेंट इन टॉर्नेरिया इज एब्सेंट इन बाइपेनेरिया, एपिकल प्लेट टिलोट्रॉक प्रेजेंट इन टॉर्नेरिया आर एब्सेंट इन बाइपेनेरिया, प्रोटोसिल इज पेयर्ड इन इकाइनोडर्मेट्स व्हाइल अनपेयर्ड इन टॉर्नेरिया लार्वा. Many embryological resemblance between the hemichordata and echinoderms merely due to convergent evolution due to similar mode of the habitat and habitat. Convergent evolution, divergent evolution या adaptive radiation, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो होता है जिसमें कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि ओरिजिनली डिफरेंट होते हैं, पर क्योंकि वो एक सिमिलर टाइप के हैबिटेट में रह रहे होते हैं तो उनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। वो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होंगी, फंक्शन में भी सिमिलर होंगी, तो इसको हम क्या कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मींस डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट फाइला को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सेम अडेप्टेबिलिटी सेम इन्वायरमेंट की वजह से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज उनमें प्रेजेंट होती है। सो दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ड्यू टू सिमिलर मोड ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट। इन मैनी एम्ब्रियोनिक रिजेम्बलेंस बिटवीन द हेमिचॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेट्स कैन नॉट पॉसिबली बी एक्सीडेंटल और ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. The only infallible conclusion is that two groups are closely related, that they arises from a common ancestor. तो common ancestor जो common है इसकी वजह से इनमें इस तरह की resemblance हो सकती है. Common ancestor gave rise to the echinodermis as a blind side branch, while the main line of the evolution produced hemichordate and chordate. बैलेनोग्लोसिस की हम फॉरेन्स के साथ में देख रहे हैं। फॉरेनिडा जो फैमिली होती है, सिमिलरिटीज डिपोजिशन ऑफ द सीलोम, रिंग ऑफ सीलिया सराउंडिंग द एनस, प्रोबोसिस मोर कंपैरेबल टू द वाटर पोल. एफिनिटी अगर हम बैलेनोग्लोसिस की देखेंगे विद पोगोनोफोरा, सीलोम एंट्रोसिलस होती है विद सिमिलर डिवीजन, नर्वस सिस्टम इंट्राएपिडर्मल होता है। लेकिन अगर हम डिसिमिलरिटीज की बात करें तो पोगोनोफोरा में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रोसाइट्स होती है बैलेनोग्लोसिस में, सीलोम और डक्ट्स होती हैं पोगोनोफोरा में, गोनाड्स इन द ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। किसमें बैलेनोग्लोसिस में प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्डियल साइनस इन सम स्पीसीज एंड सेप्टम बिटवीन मीजो एंड मेटासीलोम. तो हम इससे पूरा जो हमने इतनी सिमिलरिटीज देखी बिटवीन द कॉर्डेट, एनेलिडा, फोरानिडा, इकाइनोडर्मेट्स, हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं. अबव एफिनिटी have led to the conclusion that echinodermates, hemichordate, chordata have arisen from a common ancestral stock, the Diplurula larva. तो इनका एक कॉमन ओरिजिन है दैट इज नोन एज डाइप्लूरुला लार्वा, और इस कॉमन ओरिजिन की वजह से क्या है कि इसमें इतनी सारे सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं. फर्दर द इकाइनोडर्म्स deviate greatly from the ancestral stock and form blind branch in the main line of evolution. Main line of evolution continue to give rise to hemichordata and chordata. It appears most reasonable to place them in invertebrate as an independent phyla which has arisen from the ancestral stock that give rise, on the other hand, echinodermates and on the other hand to hemichordata and chordata. तो ये जो भी हमने सिमिलैरिटीज देखी वो जस्ट एक एंसेस्ट्रल सिमिलैरिटीज की वजह से है कि एंसेस्टर इनके सिमिलर हैं, इस वजह से. कुछ जो हमने डाइवर्सिटीज देखी वो उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की वजह से होती हैं. यहाँ पे हम इसके फाइलोजेनी एंड सिस्टेमिक पोजीशन को डिस्कस करने वाले हैं. सिस्टमिकली हम इसको कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. तो बेटसन प्लेस द हेमिचॉर्डेट इन अ सेपरेट फाइलम अंडर द फाइलम चॉर्डेटा only due to their peculiar anatomical organization. It represents the lowest group of chordata, but they have only one character of the chordata, that is the presence of pharyngeal gill slits. अगर हम देखते हैं तो नर्वस सिस्टम एंड pharyngeal gill slits ये दो स्ट्रक्चर ही ऐसे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये chordate कैरेक्टर में आते हैं. But the recent workers such as Wander, Horst, Devoff, Makers, Hyman have thought it proper to remove group from phylum chordate to give it the status as an independent invertebrate phylum. Since the group comprise only about 80 species, it includes the category of minor phyla भी हम इसको रख सकते हैं. Echinodermates and hemichordates both have arisen from a common ancestor, probably Diplurula larva. The Diplurula larva are very similar to the adult stage Tornaria echinodermates larva, but this idea was not accepted. Groban established that the echinodermates are derived from the pterobranchs of hemichordata. Pterobranchs are more primitive than those of the Anthropneust. They possess tentaculated arms absent in Anthropneust. Probably they are lost. The post-anal tail in the juvenile Anthropneust
which is a relic of stock of pteropranc ancestors. The close affinity of Hemichordata, Echinodermata, and Chordata have led to the conclusion that they have common ancestor from which they have arisen independently. Probably the common ancestor were diplural larva of diplural larva. Recently, Barrington expressed that echinodermids deviate greatly from the ancestor stock and form the blind branch. Hemichordate also did not stand in the direct line of ancestry but formed the divergent offshoot from the main line of chordate evolution. Thus, it may be suggested that Balanoglossus and other chordate are running on the same field but not on the same track. Balanoglossus and chordate, same field कह सकते हैं but not the same track. Since the hemichordate arose from the ancestral line after the diversion of ancestor hemichordata, but before the rise true chordate, they are called pre-chordates. ठीक है, true chordate नहीं कह के हम उसको क्या कह सकते हैं, प्री-कॉर्डेट कह सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेलानोग्लॉसस. बेलानोग्लॉसस की हमने कितने 5 वीडियोस में इसको स्टडी किया. 4 वीडियोस जो थे इसके स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड, इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड थे. दिस इज द लास्ट वीडियो दैट इज रिलेटेड विद दिस फाइलोजेनेटिक्स अप्रोच और इसकी सिमिलैरिटीज हमने देखी डिफरेंट फाइलम से. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेलानोग्लॉसस. आई होप आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होंगे. थैंक यू.